जून की तपती दोपहरी में एक बेटा धोखे से अपने माँ बाप के घर को अपने नाम करवाकर उन्हें घर से निकाल देता है। अब जैसे ही ये सब कुछ होता है तो माता पिता की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी होती है और वे बाहर निकलकर बैठ जाते हैं। जीवन में सोचने लगते हैं कि उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी बेटे ने उन्हें ये दिन दिखा दिए। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ी मर्सिडीज कार आकर रुकती है और उससे एक महिला उतरती है जिसने अच्छे खासे कपड़े पहन रखे हैं और देखने से वो बिजनेस वूमन लग रही है। वह और कोई नहीं, इस परिवार की बहू है जिसे आज से लगभग 6 महीने पहले इन बुजुर्ग माता पिता ने ही धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था कि अगर तू हमारी नहीं मानेगी तो यहाँ पर रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वह आती है और आने के बाद कहती है कि माँ बाबूजी खड़े हो जाओ और इस गाड़ी में बैठो, आपके लिए दूसरा घर तैयार है। इस बात को सुनकर माता पिता उसकी तरफ देखने लगते हैं और यहाँ पर बहू एक हल्की सी मुस्कान देती है और कहती है कि विश्वास करो। कौन थी वह बहू और क्या कारण था जिस बहू को घर से निकाल दिया गया? वो गाड़ी लेकर उन्हीं सास ससुर के लिए आई थी और क्या कारण था जो बेटे ने ऐसा सब कुछ किया? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दिल्ली के दरियागंज इलाके के अंदर एक घर होता है जो कि वैसे तो काफी पुराना है, लेकिन उसकी एक एक ईंट गवाही दे रही है कि यह घर मेहनत और ईमानदारी से बनाया गया है। उस घर के अंदर रहा करते हैं राम बाबू जी। राम बाबू जी जिनकी पत्नी का नाम शांति होता है। राम बाबू और शांति ने अपने जीवन में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया और जिंदगी को बड़ी सहजता से जिया है। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम विकास होता है और यहाँ पर जो फिलहाल राम बाबू जी होते हैं उन्होंने जीवन भर प्राइवेट नौकरी ही की है, लेकिन अपनी नौकरी में पूरी तरह से ईमानदारी दिखाई है। अब धीरे धीरे उनका बेटा बड़ा हो जाता है जिसका नाम विकास होता है और विकास को वो अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पढ़ाते भी हैं। विकास जब पढ़ लिख कर इस लायक हो जाता है कि उसकी वो लोग शादी कर सकें तो उसी दौरान यहाँ पर माता पिता उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से वह कई रिश्ते देखते हैं और एक लड़की विकास को भी पसंद आ जाती है और घर वालों को भी पसंद आ जाती है। लेकिन उस लड़की की एक कंडीशन होती है, वो कहती है देखो मैं काम किया करती हूँ और घर से ही काम किया करती हूँ, तो वहाँ पर भी घर का जितना भी काम है उसे करने के बाद मैं अपने काम पर बैठा करूँगी और आप लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब काम की बात आती है तो यहाँ पर जो लड़का होता है विकास, वह भी कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं। इधर यहाँ पर जो घर वाले हैं वो भी कह देते कि कोई बात नहीं, तुम बेशक से काम कर लेना। इसके बाद उस लड़की से उसकी धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो सुमन होती है वह विकास के घर में दुल्हन बनकर आ जाती है। लेकिन जैसे वो यहाँ पर आती है तो अपने कंडीशंस के अनुसार वह ऐसा ही किया करती है। एक लैपटॉप था उसके पास और एक हेडफोन था। वह दिन के समय में अपने कमरे में सारा घर का काम निपटाने के बाद चली जाया करती और उसके बाद फ़ोन पर अंग्रेजी में किसी से बात करती रहती, यानी कि लैपटॉप के थ्रू किसी से वीडियो कॉल पर बात करती रहती। यहाँ पर दिन भर वो इसी काम को करती रहती और जब भी कभी कोई घर का काम हुआ करता सुबह शाम का जैसा भी, तो उसे बिना कहे किसी के बिना कहे बोले उस काम को कर दिया करती और अपने जीवन का निर्वाह करने लगती है। लेकिन यहाँ पर यह बात सास ससुर को अच्छी नहीं लगती है और जो सास होती है वो तो ताने भी मार दिया करती है कि कैसी बहू आई है, ये तो दिन भर घर के अंदर बैठी रहा करती है, कभी ये नहीं है कि सास ससुर का हालचाल पूछ लूं। इधर जो सुमन है उसको ये सारी बातें सुनाई तो देती हैं, लेकिन उन बातों को सुनकर वह अनसुनी करके अपने कमरे के अंदर चली जाया करती और इसी तरह से लगी रहा करती। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बाद जो सास होती है वह अपने बेटे से इस बात की शिकायत करने लगती है। इधर जो बेटा होता है वह भी अब अपने जो माता पिता होते हैं उनके काम से नाखुश होता है। जो वह पहले काम किया करता था नौकरी, उससे भी नाखुश होता है। वह मन ही मन सोचा करता है कि मैं कोई बिजनेस करूं, और जब माता पिता उसकी पत्नी के बारे में कहते हैं कि भाई ऐसा किया करती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जो विकास होता है उसे मौका मिल जाता है और वो कहता है कि हाँ माँ आप सही कह रहे हो, हाँ बाबूजी आप सही कह रहे हो, यानी कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। अब इस बात को सुनकर बेटे के लिए और भी ज्यादा प्यार उमड़ने लगता है और तभी मौके पर चौका जो विकास है वो मार देता है और कहता है कि बाबूजी मुझे ना अपना एक काम करना है और मैं नौकरी कर करके थक चुका हूँ। अब इस बात को सुनकर जो पिताजी होते हैं उन्होंने तो नौकरी से ही अपनी जिंदगी को व्यतीत किया था, वह कहने लगते हैं कि बेटा
काम बहुत जल्दी डूब जाया करते हैं और काम के चक्कर में ना पड़। लेकिन वो कहता है नहीं पिताजी, मैं अच्छी तरह से तैयारी कर ली है और मैं काम को डूबने नहीं दूंगा, मुझे अपना ही काम करना है। और आपको पता है कि नौकरी से कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, आपने अपनी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत में ही निकाल दी, लेकिन आपके पास वही पुश्तैनी जमीन है जो कि बाप दादाओं के जमाने से चली आ रही है, बस उसको ही आपने रेनोवेट करा दिया है, एक दो कमरा अलग से बनवा दिए हैं, इससे ज्यादा आपने क्या किया है। यहाँ पर पिता जब सोचता है तो यही बात थी कि उसने तो अपने बुजुर्गों के घर में ही थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाई थी, जबकि बिजनेस वाले जो लोग हैं वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो इसी वजह से वह भी बेटे की बात मान जाता है और उसकी बात मानकर कहने लगता है कि कितना पैसा चाहिए होगा। तो यहाँ पर जो लड़का है वो बताता है कि कम से कम 40 लाख रुपए मुझे चाहिए होंगे, और 40 लाख रुपए अब तक इसकी पूरी जमा पूंजी थी जो पिता थे, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से उसे पेंशन भी मिला करती थी और कुछ उसका फंड भी था। तो सारे फंड को निकाल कर वह दे देता है और कुछ पैसों की जब कमी बनती है तो उसके बाद अपनी पेंशन पर लोन लेकर उसे दे देता है। कहता है कि बेटा घर का खर्च तो तू ही करेगा और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इस बात को सुनकर बेटा खुश हो जाता है और जब उसके हाथ में पैसे लग जाते हैं तो वह शेयर मार्केट में काम करने लगता है। अच्छा ही बड़ा सा ऑफिस खोलता है और ऑफिस खोलने के बाद पहले तो अपनी तरफ से कुछ पैसे लगाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट को वहां पर रखता है, उनकी सैलरी बेस पर उन्हें रखता है और साथ में मार्केट से 10% के हिसाब से पैसा उठा लेता है। किसी भी आदमी से पैसा लिया करता तो कहा करता कि 10% पैसा मिलेगा और अगर आप इसको पैसे को मेरे पास 4 महीने तक छोड़ दोगे तो आपको डबल पैसा मिल जाएगा। अब इस लालच की वजह से लोग पैसा लगाने लगते हैं और धीरे धीरे करके घर के अंदर बड़े बड़े महंगे महंगे सामान आने लगते हैं, क्योंकि वो सामान उस कर्ज के थे जो कर्ज वो लोगों से ले रहा था और 10% का पैसा उसे नहीं मिलता है, क्योंकि जब वो शेयर बाजार में पैसा लगाता है तो कभी कभी तो स्टार्टिंग में प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना हो जाता। इसी वजह से उसने 10% पर कर्ज लिया था, लेकिन अब पीछे पीछे चल के उसका जो प्रॉफिट है वो लॉस में तब्दील होने लगता है और उसके बाद वह और भी पैसा लेकर इधर लगाने लगता है। घर के अंदर महंगे सामान आ गए थे, एसी आ गया था, बड़ा एलईडी टीवी आ गया था, सोफों को बदल दिया था और ये सारा कुछ जो पत्नी होती है वह बैठी बैठी देखती रहती है। इसके बाद जो माँ बाप होते हैं वह भी थोड़ी दिनों के लिए शांत हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर सारा कुछ है और जब माँ बाप कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसा कर रही है तो उसके बाद वो लोग जो होते हैं, वो जो पति होता है यानी कि जो बेटा विकास था, वह कह देता है कि कोई बात नहीं माँ बाबू जी, आपके लिए नौकरानी रख दूंगा। लेकिन जैसे इन बातों को लगभग 4 महीने बीतते हैं तो 4 महीने के अंदर ही जो विकास है उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ उसने कर दिया है उसमें वो बुरी तरह से फंस चुका है। इसके लिए जो विकास होता है अब वह इधर उधर से और भी कर्ज लेने लगता है और धीरे धीरे करके 4 महीने बाद तक उसकी सर पर इतना कर्ज हो जाता है कि जिस कर्ज को चुकाने के लिए उसे अब 1 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। अब इस बात को सोचकर वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और मन ही मन सोचने लगता है कि अब क्या करें, क्या उसे करना होगा। लेकिन फिलहाल वह चिड़चिड़ा हो जाता है और माता पिता से कुछ नहीं कहता है। जब वो चिड़चिड़ा होता है तो माता पिता फिर से बहू की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि कैसी पत्नी है, अपने पति का ऐसे टाइम में भी साथ नहीं दे सकती, बच्चा परेशान है तो उसको सहारा देना चाहिए। यहाँ पर जो सुमन है वो इन बातों को सुनती तो है, लेकिन बिल्कुल एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और अपने उसी काम को करती रहती है। तभी यहाँ पर जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे से कहने लगते हैं, बेटा ऐसी पत्नी रखने से तो ना रखे तो अच्छा होगा, इसे घर से निकाल दे। यहाँ पर बेटा इस बात को सुनता ही है और उसके बाद उसे लगने लगता है कि हाँ, माँ बाप की अगर ओर लूंगा तो उसके बाद मुझे और भी पैसा कहीं ना कहीं से मिल सकता है। लेकिन अब उसे पैसा अभी दिखाई नहीं दे रहा था और इसीलिए वह फिलहाल माँ बाप के इस काम को करने के बारे में सोच लेता है और उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि माँ बाबू नहीं चाहते कि तुम इस घर के अंदर रहो। इस बात को सुनकर जो सुमन होती है वह विकास की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान भरती है और उसके बाद किसी से बिना कुछ कहे वहां से अपना लैपटॉप उठाती है, अपना बैग पैक करती है और सीधा अपने मायके चली जाती है। पत्नी बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी और उसके बाद सास ससुर जो होते हैं पीछे से कई सारी ऐसी बातें कहते हैं कि अच्छा हुआ जो चली गई, वरना न जाने कैसे कैसे हमें परेशान करती, ये करती वो करती, ऐसी बातें उन लोगों के बीच में चलने लगती हैं। धीरे धीरे इन बातों को 3 से 4 महीने और बीत जाते हैं, लेकिन 4 महीनों तक अब जो कर्ज था बेटे के सर के ऊपर जा चुका था और ये समय था 2025 के जून महीने का। जून महीने की 14 तारीख होती है और 14 तारीख को जो बेटा होता है वह एक दिन बाहर से आता है और आने के बाद एकदम से अपने पिता के पैर पकड़ लेता है, रोते हुए कहने लगता है कि पिताजी मुझे बचा लो, मैं कर्जमान हो गया हूं और मेरी जिंदगी अब आपके हाथों में है।
अब इस बात को सुनकर जो पिता होते हैं वो कहने लगते हैं कि क्या करें, हम क्या करें बेटा, और क्या हुआ ये बता हमें। तो उसके बाद वह बताता है कि जो मैंने काम किया था वो जैसा आप कह रहे थे वैसा ही हो गया, वो ठप हो गया है, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो पिता होता है वह कहने लगता है कि बेटा अब कर्ज हो गया, कितना कर्ज है तेरे पे, पड़ जाएगा, धीरे धीरे धैर्य रख, कोई नौकरी पकड़ ले अच्छी सी। लेकिन वो कहता है कि पिताजी नौकरी से तो उसका ब्याज भी फारिग नहीं होगा, क्योंकि मेरे ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इस बात को सुनते पिता के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वह एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। बेटा आगे बताता है कि जिनसे मैंने कर्ज ले रखा है वो बहुत खतरनाक लोग हैं और कल वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप ही मुझे बचा सकते हो अगर आप चाहो तो। इस बात को सुनकर जो पिता है वो कहने लगता है बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं। तो इस बात को सुनकर जो बेटा होता है वह उनके पैर छोड़कर खड़ा होता है और आंखों में आंसू लेकर कहने लगता है कि पिताजी अगर ये घर आप बैंक के नाम इसकी रजिस्ट्री करवा देते हो तो उसके बाद मेरा जो कर्ज है वह चुक जाएगा और उसके बाद उस लोन को धीरे धीरे मैं चुका देता हूँ, क्योंकि जो लोन होगा हमारे घर पर उस लोन के लिए रजिस्ट्री करवाना ज़रूरी है और तभी तो हमें इतने सारे पैसे मिलेंगे, वरना इस घर की कीमत 2 करोड़ रुपए है और हमारे पास इतने जो 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज है उसे भला कौन दे देगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो पिता होता है वो है अब बेटे के मुंह में आ जाता है और कहने लगता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारा साथ देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं, बताओ कब रजिस्ट्री करवानी है। तो उसके बाद अगले दिन वह पिता को लेकर सीधा वहाँ की पासी के नगर पालिका में जाता है और सारे डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा कर सीधा तहसील में उसकी रजिस्ट्री करवा देता है। रजिस्ट्री करवाने के बाद यहाँ पर जो बेटा है वह माँ बाप को घर तो ले आता है, लेकिन जैसे 10 से 15 दिन यानी कि 29 जून 2026 की बात होती है, तो 29 जून 2025 की बात होती है, सॉरी 26 भूल गया था। तो 29 जून 2025 को जो माता पिता होते हैं जब वह घर के अंदर बैठे थे, जो माँ थी वह चाय लेकर आई थी और बेटा ऊपर कुछ सामान पैक कर रहा था। माँ बाप पूछते भी बेटा क्या पैक कर रहा है, तो वो कहता है कुछ नहीं माँ। उसके बाद जैसे ही वहाँ से जो बेटा पैक करके नीचे उतरने लगता है तो उसी दौरान घर के अंदर एक अमीर व्यक्ति आता है, उसके साथ उसका पूरा परिवार था और वहां पर आकर वह कहने लगता है कि चलिए घर को खाली कीजिए, ये घर हमारे नाम है और अगर आपको पेपर देखने हैं तो ये रहे हमारे पास पेपर। इस बात को सुनते ही जो माँ शांति होती है उसके हाथ में जो चाय का कप था वो एकदम से नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर जो पिता होते हैं वह अपने बेटे की तरफ देखते हैं, लेकिन तभी बेटा एकदम से चेहरा बदलते हुए कहने लगता है कि हाँ पिताजी ये सही कह रहे हैं, घर इनके नाम है और इनको यहाँ पर रहना है और हम लोगों को यहाँ इस घर को छोड़कर जाना होगा। ऐसा कहकर बेटा उन्हें निकलने के लिए कहने लगता है, लेकिन पिता को बहुत गहरा सदमा लगता है और वह थोड़ी देर तक ना तो कुछ सोच पाता है और ना ही कुछ बोल पाता है। तभी यहाँ पर जिस व्यक्ति के नाम वो घर था वह कहता है देखिए ये घर मेरे नाम है और इसमें से आप कोई भी सामान नहीं ले जा सकते, बस अपने कपड़े और आपकी कोई खुद की पर्सनल चीज़ हो उसको आप ले जा सकते हो, जैसे कोई जवाहरात वगैरह हो वो चीज़ों को आप ले जा सकते हो, वरना बाकी सामान यहीं पर रहने देना है। पिता जब देखता है अपने बेटे का यह व्यवहार, क्योंकि बचपन से ही जो बेटा था वो महत्वाकांक्षी था, उसे लगता था कि मैं जिंदगी में बहुत आगे बढ़ूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और पिता को इस बात का डर भी था। लेकिन अब तो वो सब कुछ हो गया था, बेटे ने उन्हें घर से बेघर कर दिया था। उसके बाद जो पिता होता है वह अपनी पत्नी से कहता है कि जो कुछ भी सामान है उसे पैक कर लो और ये घर खाली करना है। माँ भी आंखों में आंसू लेकर उस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपना सामान पैक कर दोनों बुजुर्ग पति पत्नी घर से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग उस घर के अंदर रहने लगते हैं। यहाँ पर जो बेटा होता है वह तो वहाँ से अपने कपड़ों को लेकर जाने लगता है एक जगह, तो माता पिता कहते हैं कि बेटा हमें भी ले चल अपने साथ, लेकिन वो कह देता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है, मेरे लिए तो छोटा सा अपार्टमेंट मैंने ले रखा है और उसी के अंदर रहूंगा, अब इतने लोगों का मैं खर्चा नहीं उठा सकता क्योंकि अब मैं नौकरी करके अपने जीवन को जीऊंगा। इस बात को सुनकर माता पिता और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उन्होंने कैसे बेटे को जन्म दिया है जो माता पिता को यह भी नहीं देख रहा कि तेज दोपहरी के अंदर वो लोग फुटपाथ पर बैठे हुए हैं। लेकिन बेटे को बिल्कुल भी तरस नहीं आता है और वह वहां से जाने लगता है। जब माता पिता एक साथ बैठकर बात कर रहे थे कि अब क्या होगा, अब हमें कहाँ जाना चाहिए, तो तभी यहाँ पर जो
पिता होता है यानी कि जो राम बाबू होता है वो कहने लगता है कि अब कहाँ जाना है, वृद्धाश्रम ही हमारा आखिरी ठिकाना है। और इस बात का मुझे अंदेशा तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी से हम लोग वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर वह आंखों में आंसू लेकर सहारा देकर उसे उठाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ी मर्सिडीज कार आकर रुकती है। और जैसे वो कार आकर रुकती है तो उसकी खिड़की खुलती है पिछली वाली, और उससे उनकी वही बहू निकलती है जिसको आज से 6-7 महीने पहले इन्होंने घर से बाहर निकलवा दिया था, और वो बिना एक वर्ड बोले यहां से चली गई थी। अब जैसे वो निकलती है तो इसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फिलहाल उसका पहनावा बिल्कुल एक बिजनेस वूमन की तरह है। कोट पैंट उसने पहन रखे हैं और गाड़ी को ड्राइवर चला रहा है। जैसे वो उतरती है तो उतरने के बाद कहती है कि माँ बाबूजी चलो मेरे साथ। अब इस बात को सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा ये गाड़ी तुम्हारी है क्या? तो वह कहती है कि हाँ मेरी है, और इन सब बातों को बाद में करेंगे, बहुत तेज धूप है, यहाँ पर आप रहे तो बीमार हो जाओगे। इसके बाद जो माता पिता होते हैं वह अपनी आंखों में आंसू ले आते हैं कि जिस बहू को घर से निकाला वही हमें अपने साथ ले जा रही है, लेकिन फिर भी उसके साथ बैठ जाते हैं। और लोगों में तरह तरह की बातें होने लगती है, क्योंकि लोगों को पता था इनके घर की कहानी कि किस तरह से इन्होंने बहू को निकाल दिया। उसके बाद वह उन्हें बिठाकर शहर के एक पोस्ट एरिया की तरफ ले जाने लगती है, और रास्ते में बात करने लगते हैं बेटी सच में ये सब कुछ तेरा है या फिर कोई हमें दिखाने के लिए या और लोगों की बदनामी को बंद करने के लिए ये सब कुछ किया है? तभी यहाँ पर जो बहू है मुस्कुराती है, कहती है कि पिताजी ये सच में ही सब कुछ मेरा ही है, और आप चिंता मत करो, आज से आप लोग मेरे साथ रहोगे। क्योंकि जो कमरे के अंदर बैठकर मैं काम करती थी वह कोई ऐरा गहरा काम नहीं था। विदेश के मेरे क्लाइंट रहते थे और उनको मैं सॉफ्टवेयर बेचा करती थी जो मैंने खुद ने बनाया था। अब वो सॉफ्टवेयर मेरा इतना बिक चुका है कि मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है और रुपए पैसों की मेरे पास मौज है। इस बात को सुनकर सास बहू, जो सास ससुर दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद गाड़ी शहर के पोस्ट एरिया के एक बहुत बड़े बंगले के दरवाजे पर पहुंच जाती है। वहां पर एक व्यक्ति पहले से उनका इंतजार कर रहा था, और जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते तो दरवाजा खुलता है, गाड़ी अंदर जाती है, और उसके बाद एक व्यक्ति आकर मैडम को चाबी देता है, कहता है कि ये लो मैडम, ये रहा आपका घर। उसके बाद जो मैडम होती है वो कहती है ठीक है दरवाजा खोलो और हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर वह अपने सास ससुर का सामान उतारती है, उनको आदर सम्मान के अंदर घर के अंदर ले जाती है। और जैसे ही सास ससुर इस घर को देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा घर। यहाँ पर वह पूछते हैं कि कहीं बहू ऐसा तो नहीं तुमने कोई गलत काम किया हो? तो वो मुस्कुराती कहती है कि नहीं बाबूजी मैंने गलत काम नहीं किया है, मैंने केवल इतना किया है कि मैंने अपनी जो मेरी स्किल थी उसको विदेश में काम किया है उस पर, और इसी वजह से मेरे पास इतना पैसा है। अब चलिए अंदर बैठते हैं। अंदर बैठने के बाद फौरन से जो सुमन होती है वह अपना फ़ोन निकालती है, फ़ोन निकालकर उस बैंक के मैनेजर को फ़ोन करती है जिसके नाम वो घर है, और उस मैनेजर से कहती है देखो जो घर तुमने खरीदा है वो इनकी पुश्तैनी ज़मीन है, और पुश्तैनी ज़मीन पर वारिस का हक हुआ करता है, और हम चाहे तो कोर्ट केस करके इसे ले सकते हैं। अच्छा यही होगी कि आप इस घर को भी हमें वापस दे दो, मैं बिल्कुल भी ये नहीं करी, जितने आपके पैसे हैं उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। वो वहां पर जो मैनेजर होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है, और सोचने के बाद तैयार हो जाता है। जिन क्लाइंटों को उसने वो घर बेचा था उनसे कह देता है कि भाई ये झगड़े का घर है और आप इसे वापस लौटा दो। तो यहाँ पर जो राम बाबू होते हैं उन्हें लेकर सुमन दोबारा से जाती है और उन पैसों को देकर उस घर को दोबारा से अपने नाम करा लेती है। लेकिन जैसे वो घर उनके नाम होता है तो ये बात फौरन से जो लड़का विकास होता है उसे पता चल जाती है, और उसके बाद उसका फोन आता है अपने पिता के पास। कहता है कि पिताजी सुना है कि घर वापस खरीद लिया है आप लोगों ने, कहाँ से आया इतना पैसा? लेकिन तभी यहाँ पर जो पिता होता है वो कहता है कि वो घर हमारा नहीं है, वो हमारी बहू सुमन का है और उसका ही वो पैसा है, लेकिन तू हमारे लिए मर चुका है और हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने हमें इस तरह से सड़क पर छोड़ दिया वो हमारा खून है ही नहीं। ऐसा कहकर पिता फोन काट देते हैं। लेकिन जो बेटा होता है वह भागा दौड़ा वहां पर आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी के पास इतना पैसा है कि वो बैठकर खा सकता है, और वो लोग बहुत बड़े घर में रहा करते हैं, तो वहां पर आकर रहने के लिए कहने लगता है। लेकिन तभी जो सुमन होती है वह तो उसे मना कर देती है, कहती है कि मैं तो आपको घर के अंदर नहीं रहने दूंगी, क्योंकि जो अपने माता पिता का नहीं रहा वो क्या मतलब कि मुझे भी अपने पास रखेगा, तुमने तो केवल मेरा इस्तेमाल किया था, तो इसीलिए यहां पर रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वह उसे निकालने के लिए कह देती है, और तभी जो माता पिता होते हैं वह भी अपना जी टाइट कर लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा निकल जा, हमें भी तेरी जरूरत नहीं है। उसके बाद लगातार 1 साल तक जो लड़का होता है वह एक किराए के कमरे में रहकर
20,000 की नौकरी करके अपने जीवन को यापन करता है और अंत के दर्जे में उसे समझ आ जाता है कि पैसा कितनी मेहनत से कमा करता है। और उसके बाद जब ये बात सुमन को पता चलती है, क्योंकि सुमन इन सारी गतिविधियों पर निगाह डटाए हुई थी, जब उसके सास ससुर घर से निकले तो उस टाइम पर भी उसे पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके पास पैसे रुपयों की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो पैसा वो कमाया करती थी वो सीधा उसके बैंक अकाउंट में आया करता था और उसका खर्च तो बहुत ही थोड़ा सा था। तो उसने अपने सास ससुर के यहाँ पर भी किसी से बातचीत कर रखी थी और उसे पैसों से फिक्स कर रखा था कि भाई मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी, यहाँ पर जो भी बात होती है मुझे बता देना। और इसीलिए वो चुपचाप घर छोड़कर चली गई थी, क्योंकि उसे पता था कि जब कामयाबी शोर मचाएगी तो उसके बाद ही आना सही रहेगा। तो 1 साल तक जब उसके पति को अकल ठिकाने आ जाती है तो उसके बाद वह अपने सास ससुर से कहती है कि अब चाहो तो आप उसे लेकर आ सकते हो। यहाँ पर जो सास ससुर होते हैं वह भी बेटी का मोह तो कर ही रहे थे, क्योंकि संतान का मोह ऐसा होता है दोस्तों, ये नहीं छूटता। और उसके बाद उसके पास जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगते हैं। बेटा जो होता है वो मना करता है, कहता है कि नहीं माँ बाबू जी, मैं आपके साथ रहने के लायक ही नहीं हूँ। जब मैं आपसे अलग हुआ हूँ तो मुझे पता चला है कि पैसा कितनी मेहनत से कमा करता है, और मेहनत से कमा कर आपने मुझको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मुझ जैसे नीच ने आपके साथ ऐसा किया, तो मैं इसी काबिल हूँ, मैं यहीं पर आपसे अलग रहूंगा और यही मेरी सजा है। लेकिन तभी जो माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, तुम्हारी सजा पूरी हो गई है और तुम सुधर चुके हो और तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बुलाया है। उसके बाद वह आने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन अपनी पत्नी के पैर पकड़कर माँ बाप के सामने ही रो रो कर माफी मांगने लगता है। और माँ बाप भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बहू सरवन बेटे से कम नहीं है, जबकि बेटा तो उनका बहुत ही बुरा निकला था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।